हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बूस्टर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम एथिक्स की सीरीज को रन कर रहे थे और एथिक्स की सीरीज के अंतर्गत हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। अपने इस पार्ट 6 में आज हम देखेंगे सिविल सर्विसेज से संबंधित जो बेसिक मूल हैं या फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। और जब फंडामेंटल वैल्यूज की हम बात करते हैं तो इससे संबंधित हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, अर्थात हमने इस टॉपिक में आपको पहले पार्ट में अभिरुचि बताया था, दूसरे पार्ट में हमने सत्यनिष्ठा या कहें इंटीग्रिटी के बारे में बताया था। इंटीग्रिटी के बारे में हमने इतना ज्यादा बताया था कि वो वीडियो लगभग 3 घंटे का चला गया था। 3 घंटे तक उसको ले जाने का पर्पस एक ही था, क्योंकि इंटीग्रिटी से संबंधित न केवल ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आपसे सामान्य बेसिक लाइफ में भी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आता है। और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखेंगे कि इंटीग्रिटी की समस्याएं कई बार आपकी नजरों में आती हैं। ठीक है, तो अब हम उसी से आगे बढ़ते हुए, यानी कि इंटीग्रिटी के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए अपनी 2 और फंडामेंटल वैल्यूज को एक साथ कवर करेंगे। कहने को तो ये 2 हैं, बट वास्तव में है ये एक ही। बट कहते हैं ना कि अगर 2 दी हुई हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तो उसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, अर्थात भेदभाव रहित और गैर तरफदारी जो वैल्यू हैं ये क्या हैं, अर्थात इम्पार्शलिटी एंड नॉट पार्टनरशिप ये जो वैल्यू हैं ये क्या हैं। तो इम्पार्शलिटी एंड नॉट पार्टनरशिप जो वैल्यू हैं, इनके हम बेसिक फीचर को पहले समझेंगे। समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है या कहें इनकी क्या महत्ता है, और एक सिविल सर्वेंट के लिए ये दोनों वैल्यू अपने आप में क्यों फंडामेंटल हैं, और साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ये वैल्यू अपने आप में क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है। तो इन चीजों को हम कवर करेंगे। आप में से किसका माइक ऑन है प्लीज, मतलब तारा जी, अब क्या ही बताएं। वो होता है ना मास्टर जी, एक वो वाले होते हैं स्कूल वाले, तो तुरंत चौक फेंक के मारते हैं। अब वो तो मैं कर भी नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा ही सब कुछ टूटेगा, सामने स्क्रीन है। ठीक है, माइक ना ऑन रखें। ठीक है, तो ये चीजें आप जब पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल भेदभाव रहित या कहें इम्पार्शलिटी क्या होती है, या नॉन पॉलिटिकल यानी कि सिविल सर्वेंट के लिए नॉट पार्टनरशिप क्या होती है, इन चीजों को अगर आज आप समझ गए तो अपने जीवन में आप में भी हो सकता है किसी के साथ भेदभाव ना करें, अगर कर रहे होंगे तो भी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये टॉपिक उन बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए जो बच्चे आज हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और फलाना धर्म फलाने धर्म, फलाना त्यौहार फलाना तीज, वो शाकाहारी है वो मांसाहारी है, वो ऐसे खाती है वो वैसे खाती है, उसके पहनने का तरीका ऐसा है उसके पहनने का तरीका ऐसा है। मतलब ये जो सिचुएशंस होती है ना, या परिवार में कई सारे माता पिता होते हैं जो अपने छोटे बच्चे को ज्यादा तरजीह देते हैं, बड़े को नहीं देते, या बेटी को कम तरजीह देते हैं और बेटे को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो हम इसको कॉम्प्रीहेंस ढंग से कवर करेंगे, और इसलिए भी कवर मैं कराना चाहता हूं। इन टॉपिक को है बहुत छोटा। देखो एक बात और बता दें, आप में से कई सारे बच्चों की मेरे पास कंप्लेन आई थी। कंप्लेन क्या आई थी कि सर एक बात बताओ, ये 2 घंटा 57 मिनट में आपने क्या पढ़ा दिया, सर ये 3 घंटा 48 मिनट में आपने क्या पढ़ा दिया। और ये रियल बात है कि जितने भी टॉपिक हैं, अगर मैं एक नजर में बताऊं आपको, तो 25 मिनट से एबव नहीं है कोई भी टॉपिक, सत्यनिष्ठा हो, भेदभाव रहित हो, गैर तरफदारी हो। बट वही है कि 25 मिनट में आप सत्यनिष्ठा की परिभाषा जान पाएंगे, सत्यनिष्ठा को किताबी रूप में जान पाएंगे, सत्यनिष्ठा को आप अपने जीवन रूपी जो एग्जाम्पल हैं, आसपास की जो घटनाएं हैं, उनके माध्यम से नहीं जान पाएंगे। जैसे आज जब हम आपको ये कराएंगे भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, तो कल का जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उस मैच के बाद जो सिचुएशंस बनी, जो क्रिकेट प्लेयर्स के मध्य बनी, जो क्रिकेटर्स के मध्य बनी, जो मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मध्य बनी, जो दोनों कंट्री के प्लेयर्स के मध्य बनी,
या जो टीम जीती पाकिस्तान उसके कप्तान के मध्य जो बनी, तो वो क्या है और उसको कैसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं करवाता हूं आप लोगों को, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे तो मैं ये चाहता हूं कि उस एग्जाम वाले दिन, सपोज करें आप 7 जनवरी को एग्जाम देंगे, ठीक है, तो 7 जनवरी से में 1 जनवरी का अगर एग्जाम्पल आपको याद है, 10 जनवरी का सॉरी अगर आपको 31 दिसंबर का एग्जाम्पल याद है या दिसंबर की कोई इंसिडेंट आपको याद है जो भेदभाव रहित और गैर तरफदारी को शो करता है, तो आप उसे जरूर मेंशन करें। इसलिए हम आपको अभी से ही करंट से संबंधित चीजों में ऐड करने की कोशिश कराते हैं, ताकि आप करंट को अभी साथ में लेकर चलेंगे तो एथिक्स आपका जबरदस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एथिक्स में उसी पर्सन के नंबर सबसे हाईएस्ट आते हैं जो करंट के एग्जाम्पल को वहां पे कलेक्ट करता है। करंट का एग्जाम्पल आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को डिफाइन करता है। अपना माइक ऑफ कर लें, कौन है भाई साहब, अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, ललित जी माइक ऑफ कर लें। तो करंट का जो हमारा पोर्शन होता है, एग्जाम्पल होता है, वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को डिफाइन करता है। और होता है इसलिए भी करंट का आपको मेंशन करना है क्योंकि वो मौलिक होता है। उसने अगर सोचो 10,000 कॉपियां चेक की तो उन 10,000 कॉपियों में वो एग्जाम्पल नहीं होगा जो आपकी कॉपी में होगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो सर कल के मैच में आपने कौन सा भेदभाव रही तो गैर तरफदारी वाला एग्जाम्पल निकाल लिया, लेकिन जब आप आज देखेंगे तो नजरिया अपने आप बदल जाएगा। तो इसीलिए हम अपनी क्लास को 25 मिनट पे ना करा के आपको 2 से 3 घंटे तक ले जाते हैं। और इसका एक और रीजन है ले जाने का, क्योंकि आप में से सामान्य तौर पे जितने भी बच्चे हैं, मैं इतना तो जानता हूं कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं, भले आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन एथिक्स से संबंधित टॉपिक को लेकर मैक्सिमम आप में से अधिकांश बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा 10 बुक पढ़ी होंगी, 10 बुक। और 10 बुक में भी मैं मान के चल लेता हूं कि आपने सुब्बा राव पढ़ ली होगी, आपने दृष्टि पढ़ ली होगी, विजन आईएएस पढ़ ली होगी और 2-3 किताबें या 5-6 धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली होंगी। लेकिन इन पुस्तकों से एथिक्स का सामान्य ज्ञान होता है, एथिक्स का यूपीएससी वाला अप्लाइड ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि किताबों में अप्लाइड एग्जाम्पल नहीं होगा, वहां क्या देगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कही ये बात। अरे भाई ओरिजिनल वाली बात बोलो ना, कि पंचकुला में जो घटना हुई बाबा राम रहीम को लेकर, ओरिजिनल वाली घटना बोलो ना, कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग को लेकर या जिस तरीके से मान लीजिए अभी किसान आंदोलन को लेकर या लाल किले की प्राचीर पे जो निहंग समुदाय के द्वारा जो आंदोलन किया गया, ऐसी बातें बोलो। या गुजरात दंगों के बारे में बातें बोलो या दिल्ली राइट्स के बारे में बातें बोलो। ऐसी जब बातें बोलोगे तो वो इंटरव्यू में भी काम आती हैं। और इंटरव्यूअर जो होता है वो जबरदस्त तरीके से एथिक्स के क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछता है। और उस पे अगर आपकी कमांड अच्छी है, एक एक टॉपिक के 20-20, 25-25 एग्जाम्पल पता हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से वहां जवाब दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज कहता हूं, समुंदर में जब गहराई ज्यादा होती है, पानी जब ज्यादा होता है, तो उस समुंदर के पानी को यूटिलाइज करके आप ज्वारी ऊर्जा भी बना सकते हैं। उस पे बड़ी से बड़ी कश्ती को भी ले जा सकते हैं, उस पे बड़ी से बड़ी सबमरीन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो समुंदर ही सूखा है, डेड सी की तरह अगर वो सूख रहा है, तो फिर आप वहां कुछ नहीं कर सकते। अर्थात आपके अंदर ज्ञान का समुंदर मैं भरना चाहता हूं, ताकि उसके बाद जब आपकी लेखनी चले तो जबरदस्त चले। तो ये मैं आपके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने लगभग कुछ नहीं तो 800 से 900 बुक को कंपाइल किया है। इन 800 से 900 बुक में लगभग कुछ नहीं तो 200 बुक तो आपकी मोटिवेशनल की बुक्स हैं जो फॉरेन राइटर्स के द्वारा लिखी गई, चाहे वो स्टीफन कॉवी हो, चाहे वो आपके शिव खेड़ा साहब हो, कोई भी हो, उन सबको मैंने यहां पे कवर कराया है। और बहुत सारी रिलीजन की जो बुक हैं, बहुत सारी रिलीजन की जो स्टोरी हैं, महाभारत, रामायण, पुराण, उन सबको भी इंसर्ट किया। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनको भी इसमें डाला है, ताकि आपका ये टॉपिक रोचक लगे। तो इसलिए इस रोचकता के साथ इसे पढ़ें, इसमें समय को मत देखें,
कि कोई वीडियो 3 घंटे का क्यों बनना है, कोई वीडियो 5 घंटे का क्यों बनना है। इसलिए बस देखें कि 3 घंटे की क्लास करने के बाद क्या आपको फिर कोई और किताब पढ़ने की जरूरत है, तो पता चलेगा ना साहब, फिर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे तो मैंने शेयर कर दी है, बल्कि हम आपके लिए एक और चीज ये सोच रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप में से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी सर उसको टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन लिखा दीजिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, पीछे से एक एक वीडियो हम कवर करा रहे हैं आपके, तो वो जो ही लिख जाएंगे हम आपको सारी की सारी पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो इसलिए सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, कीवर्ड्स को आप चाहें तो नोट कर लेना ताकि आपके रिवीजन के काम आएगा, वरना आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह उनको नोट कर लेना। ठीक, तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है पहला क्या, भेदभाव रहित। ठीक है, पहला एक टॉपिक है भेदभाव रहित। दूसरा क्या है, गैर तरफदारी। गैर तरफदारी, ये दोनों दो वर्ड हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वर्ड को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड का मतलब होता है इम्पार्शलिटी। ठीक है, दूसरे वर्ड का मतलब होता है नॉट पार्टनरशिप। अब आपके दिमाग में आया होगा सर इनका मतलब वैसे क्या है, ये तो आपने हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया, कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी। बिल्कुल सही बात। आप देखो क्या कह रहा है, भेदभाव रहित। एक वर्ड होता है, हमेशा देखना, रहित के साथ में आता है क्या, सहित। ठीक, अगर लिखा होता भेदभाव सहित तो हम कह देते कि भेदभाव को करा जाए, किसी के साथ भेदभाव हम करें। ठीक, भेदभाव रहित का मतलब क्या है कि हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समझ गए, यानी कि इम्पार्शलिटी का एक लाइन में सामान्य सा मतलब क्या है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगे, इसका सामान्य सा ये मतलब। तो अब दिमाग में आएगा सर फिर गैर तरफदारी का क्या मतलब है, ये भी तो बिल्कुल यही रखा है कि हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। तो वास्तव में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक सामान्य सा डिफरेंस ये हो जाता है कि भेदभाव रहित में ये होता है कि हम सामने देखेंगे कि कौन है। जैसे मैं हमेशा एक बात आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे अंदर ये बहुत खराब चीज है। क्या खराब चीज है, कि मैं सामने वाले पर्सन को देखकर उसी के अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूं। मतलब जैसे वो सुनना चाहता है कि साहब मेरी तारीफ कर दो, तो मैं उसकी तारीफ ही फिर करूंगा, क्योंकि मुझे पता अगर मैं इसको जरा सी भी इसकी कमियां बताऊंगा तो मेरे से लड़ने लगेगा, और मेरे पास इतना तो समय है नहीं कि मैं तथ्य और तर्क के माध्यम से उसकी कमियों को पुष्ट करूं। तो मैं उससे उसी के अकॉर्डिंग बात करने लगता हूं, क्योंकि मुझे बहस में नहीं पढ़ना। कोई व्यक्ति मेरे से कहता है अरे भाई तुम्हारी एकेडमी बहुत बेकार है, मैं कहता बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल सर आप सही पहचाने, खाम हमारी एकेडमी में जुड़े हैं, कहीं और चले जाइए, दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर लीजिए, विजन आईएएस ज्वाइन कर लीजिए, 2,75,000 दे आइए, बहुत अच्छे टीचर हैं। क्योंकि मुझे पता है आप सुनना वही चाहते हो, तो मैंने आपको वही सुना दिया। मतलब सिचुएशंस को देखकर किसी के साथ भेदभाव करना है नहीं करना है, उस चीज को दर्शा रहा है। ठीक, दूसरी चीज गैर तरफदारी की खास बात क्या है कि इसमें आप कोई वो नहीं करेंगे। मतलब यहां पे तो एक आपने थिंकिंग कर ली ना कि ये पर्सन है तो इसके साथ ऐसे बात करेंगे, ये पर्सन है तो इसके साथ ऐसे बात करेंगे, लेकिन यहां पे आप सबके साथ इक्वली ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मैं अपने जब भाई से बात करता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है उसको मैं कोई सजेशन दूंगा वो मेरे से लड़ने लगेगा तुरंत। ठीक है, तो वो जैसे बोला कि दादा ये चीज खरीद लें, हाँ खरीद लो, दादा ये चीज ले लें, हाँ ले लो। मैंने क्या सोचा कि नहीं इसको कुछ मुझे नहीं कहना है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर ये कर लें, मैं कहता हूं नहीं ये मत करना, ये वाला काम कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको मना करूंगा तो आप उस चीज को मान सकते हैं, लेकिन भाई को मना करूंगा तो नाराज हो जाएगा। तो मैं ये काम करता हूं कि इसके साथ इम्पार्शलिटी कई बार कर देता हूं, और कई बार आपके साथ क्या करता हूं कि नॉट पार्टनरशिप करता हूं, यानी कि गैर तरफदारी, इक्वल रहता हूं सबके साथ। अब यहां पे मैं फिर से इसको एक और सामान्य से सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं, नहीं तो आप में से अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक, क्योंकि ये सामान्य एग्जांपल है। इम्पार्शलिटी यानी कि भेदभाव रहित, इसका सामान्य सा मतलब ये हुआ कि जैसे एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है,
एक सिविल सर्वेंट की खास बात क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय और किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो नेताजी आए हैं तो उनको बढ़िया पानी, जूस, चाय पूछ रहा है और कोई सामान्य इंसान आया तो उसे कुछ नहीं पूछ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबके साथ और सबके विकास पे आधारित हो, सबको इक्वली ट्रीट करे। इसको बोलते हैं भेदभाव रहित। अर्थात जैसे विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम इम्पार्शलिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो व्यक्ति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पे। जैसे आप देखेंगे कि सामान्य तौर पे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे कि अच्छा वो टोपी लगाए है, पक्का वो ऐसा इंसान है, और उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द लोग बुन देते हैं। अच्छा वो व्यक्ति ये भगवाधारी है, तिलक लगाए है तो वो ऐसा होगा। वो व्यक्ति अच्छा खड़ाऊ पहने हैं तो व्यक्ति ऐसा होगा। वो व्यक्ति बिना वस्त्र के है तो नागा बाबा होगा। तो उसके साथ एक जो बिहेवियर है, जैसे सिंपल सी बात, अभी मैं 3 से 4 दिन पहले एक पिक्चर देख रहा था। पिक्चर मतलब पिक्चर नहीं, मूवी नहीं, तस्वीर देख रहा था, एक तस्वीर। तो उसमें एक देवी जी फॉरेन की है, वो एक मोची के पास जो जूते चप्पल बनाता है, सिलता है हम लोगों के, तो उसके पास बड़े भाव से जमीन में बैठी और उसके काम को निहार रही थी, देख रही थी बारीकी से। हमारे यहाँ क्या होता है कि चप्पल ऊपर पहने, जूते, और उसको ऐसे ही दे देते हैं और अपना खड़े रहते हैं हम। मतलब हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति नीचे है हमसे, हम उच्च कुल के हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बात बता दें, मोची के साथ ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग के लोग ही ऐसा बर्ताव करते हैं। स्वयं मोची के ही कैटेगरी में, जो भले वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मोची की कैटेगरी वाले लोग भी उससे अपने आप को हायर मानते हैं कि वे तेरा काम ना बड़ा गंदा है। इसीलिए देखना टाटा ने एक एड बनाया, क्या, मेरा बाबा देश चलाता है। उसमें क्या वो बच्चा बोलता है कि मेरा बाबा जो है वो जब जाता है काम पे तभी ये पूरा देश चलता है। मतलब क्यों? क्योंकि उसके बाबा स्वच्छ कर्मी हैं, उसके बाबा स्वच्छता से सेवा को प्रमोट करते हैं, उसके बाबा नाले में उतर के उस नाले की सफाई करते हैं, यानी कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, तभी ये देश चलता है। अब यहीं पे बात आ जाती है ना कि लोग देखो अरे अरे वो नाले से निकल रहा व्यक्ति, भेदभाव। तो ये जो भेदभाव करते हैं उसको रोकने के लिए सिविल सर्वेंट में इम्पार्शलिटी की जो वैल्यू है, भेदभाव रहित की जो वैल्यू है, उसको इंसर्ट करने की बात की जाती है। कहा जाता है कि हर एक सिविल सर्वेंट में इम्पार्शलिटी की जो वैल्यू है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, वो होनी ही चाहिए। और जब वो उसके अंदर होगी तो वास्तव में वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेटिक स्टेट को एक हायर लेवल पे ले जाएगा। इसका कारण ये दिया जाता है कि सत्ता तो आएंगी जाएंगी, बट एक सिविल सर्वेंट परमानेंट रहता है। उसको केवल और केवल एक गवर्नमेंट के अंदर अधीन काम नहीं करना होता है, उसको अनेकों गवर्नमेंट के अंदर काम करना होता है। उसको किसी एक पब्लिक पर्सन या एक कम्युनिटी से नहीं मिलना होता है, उसको नित्य अनेकों कम्युनिटी से मिलना होता है। वो किसी एक धर्म की पताका लेकर आगे नहीं बढ़ता, वो बल्कि कई धर्मों की पताकाओं को लेकर एक तिरंगा रूपी पताका बनाता है। वो किसी एक त्योहार या किसी एक तीज को विशेषीकृत रूप से प्रमोट नहीं करता, बल्कि वो सभी त्योहारों को समावेशित करके भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता है। इसीलिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं एज अ लबासना, एज अ स्वप्ना, तो वहां पे आपके रूम पार्टनर के रूप में कुछ नेपाली को रखा जाता है, कुछ भूटानी को रखा जाता है, कुछ साउथ इंडियंस को रखा जाता है, कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक साथ मिक्स किया जाता है, कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को साउथ इंडिया से मिक्सअप किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सब में कल्चरल हार्मोनी जगे, आप सब में सांस्कृतिक समावेशिता जगे, उसके प्रति एक सहभागिता हो और सब मिलकर एक भारत बनाएं।
और वो भारत एक न्यू इंडिया कहलाए, जहां पे कल्चर का सम्मान हो, जहां पे नैतिकता का उच्च स्तर हो, जहां धर्म जाति की दीवारें ना हो, वहां पे केवल और केवल एक प्यार हो, और सबसे बड़ी चीज जो धर्म हो वो भारतीय हो, जो जाति हो वो भारतीय हो, समुदाय हो वो भारतीय हो। वहां पे ये कुछ ना दिखे कि मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो फलाने अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो सूफी संत को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो कृष्ण की पूजा करता हूं, मैं तो राम की पूजा करता हूं। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाएगा तो सपोज करो लोग दिवाली की तो छुट्टियां दे देंगे, लेकिन रमजान की छुट्टी नहीं देंगे। लोग क्रिसमस की तो छुट्टियां दे देंगे, लेकिन गुरु पर्व की छुट्टियां नहीं देंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो पब्लिक के मध्य एक मैसेज जाएगा, और तब पब्लिक स्टेट के अगेंस्ट विद्रोह करने लगेगी। जब भी हमारे देश में आंदोलन हुए, जब भी हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट हुआ, जब भी हमारे देश में कोई दंगा हुआ, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट एक फीचर रहा है कि वो भेदभाव से पोषित था, उसमें भेदभाव रहित नहीं था। सिंपल सी बात है, अभी जैसे कल को मैं पढ़ रहा था समीर वानखेड़े, आपने नाम सुना होगा इनका, एनसीबी के मतलब एक व्यक्ति हैं, मुलाजिम वो अपने आप को बोलते हैं, उन्हीं की शब्द है, मेरे नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं एनसीबी का एक मुलाजिम हूं सरकार का, ठीक है, और सरकार मुझसे ऊपर है। तो मैं उन्हीं के शब्दों को लेना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आप भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी ये वर्ड यूज करना पड़ेगा नेताओं को जवाब देने के लिए। तो उन्होंने यही बात बोली, बट अब उनके ऊपर क्या आरोप लगा कि उन्होंने भेदभाव किया। मतलब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे, कितनी सच्चाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं न्यूज की बात बता रहा हूं कि उन्होंने भेदभाव किया। और जब उन्होंने भेदभाव किया तो इस भेदभाव को किया क्यों? क्योंकि उनको कहा जा रहा है पैसे उन्होंने लेने थे, और डील बताई जा रही है उन्हीं के असिस्टेंट के द्वारा 18 करोड़। हालांकि देखो ये रियल है या नहीं है, बहुत बड़ी बातें होती है, क्योंकि आपने किसको पकड़ा है तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो कभी कभी आपकी ईमानदारी पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक आप डायरेक्ट निष्कर्ष पे मत पहुंच जाना, हाँ हाँ सच समीर वानखेड़े दोषी हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन बताना जो चाह रहा हूं, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे किस चीज के, भेदभाव के। जैसे सिंपल सी बात है कि जब 26 जनवरी को जब हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो उसी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे एक और झांकियां निकल रही थी, दूसरी ओर किसानों की रैली निकल रही थी। अब उन किसानों की रैली को किसने अराजक तत्वों में बदल दिया, किसने अराजकता में बदल दिया, और उस कम्युनिटी को जो पीस और हार्मनी को प्रमोट करती है उसे हत्यारे के रूप में या कहें आतंकवाद के रूप में प्रमोट करा दिया, और पूरे पूरे लाल किला प्राचीर को तहस नहस कर दिया। वो क्या था एक तरीके का। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार वहां मूक दर्शक बनी देखती रही। लेकिन यही चीज जब दूसरी कम्युनिटी ने किया, सीए एनआरसी को लेकर शांत प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पे सरकार ने पुलिस को बल प्रयोग करने का आदेश दे दिया। तो इस इंसिडेंट से सरकार पे आरोप लगे कि साहब आप भेदभाव कर रहे हो, आपको पंजाब में चुनाव जीतना है इसलिए आपने इनके साथ कुछ नहीं किया, बट दिल्ली में आप चुनाव हार गए थे, सो आपने सीएनआरसी को इस तरीके से प्रोटेस्ट कराया। तो इन चीजों को समझो। जैसे बाबा राम रहीम को लेकर जब पंचकुला में उनको मतलब जेल में डालने की बात आई, तो वहां की पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि वहां दंगे हो रहे, तहस नहस गाड़ियां हो रही, सब कुछ हो रहा, पुलिस शांत है वहां पे। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो सरकार का ऑर्डर था। अब यहाँ पे ये मत लिखना फलानी सरकार का, ये हिडन करना हमेशा। कभी भी कोई काम आप करेंगे गवर्नमेंट का नाम नहीं आना चाहिए, किसी भी पार्टी का तो पर्टिकुलर आना ही नहीं चाहिए। आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने एथिकल इश्यूज को वहां से निकालने हैं। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे यही तो हुआ कि पंचकुला में वहां की जो गवर्नमेंट है उसने कोऑपरेट किया, किसके साथ? राम रहीम के साथ। तो ये एक तरीके का भेदभाव नहीं हुआ। तो यही कहा जाता है कि एक सिविल सर्वेंट जो हो वो भेदभाव रहित हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नेता का आदेश है कि भेदभाव करो, चुप खड़े रहो,
तो फिर हम भेदभाव रहित कैसे रह सकते हैं? तो यही तो आपको पर्सुएशन के माध्यम से सीखना है, यही तो आपको धीरे धीरे इसी का प्रैक्टिस करनी है, और इसी चीज को प्रैक्टिस करते हुए अपनी फंडामेंटल वैल्यू को बनाए रखना है। यही चीज तो करना है, और ये अभ्यास से आता है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रांसफर होगा, मैं कल देख रहा था कि 53 ट्रांसफर, मतलब 53 टाइम्स इनका ट्रांसफर हुआ है अशोक खेमका जी का। सोच सकते हो इतनी कम उम्र में, लेकिन वो बंदा क्या है कि वो इम्पार्शियलिटी को शो कर रहा है, नॉट पार्टनरशिप को शो कर रहा है, इंटीग्रिटी को अपने बनाए हुए। ट्रांसफर ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो वो भेदभाव रहितपन आपके अंदर होना चाहिए। जैसे आपने अभी हाथरस का केस देखा होगा, वहां पे ये आरोप लगा प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन ने भेदभाव किया, क्योंकि युवती दूसरी कम्युनिटी की थी और जिन युवकों ने उसके ऊपर अत्याचार किया वो दूसरी कम्युनिटी के थे। जैसे आप उन्नाव के एक केस को जानते होंगे, एक बड़ी पार्टी, वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी के वो विधायक हैं, ठीक है, उनके ऊपर केस लगा कि उन्होंने फलानी देवी जी के साथ में मिसबिहेव किया, लेकिन वहां पे भी प्रशासन ने उनका साथ दिया। तो ये क्या है? ये सारी घटनाएं एक चीज शो करती हैं कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में उतरते हैं तो हम कईयों के साथ भेदभाव करते हैं, और भेदभाव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही और दो रीजन होते हैं। पहला, आपके ऊपर से प्रेशर होता है। दूसरा, आपके अंदर का जो ईमान है वो डगमगा जाता है। तो अपने ईमान को और प्रेशर को रेगुलेट करने की कला आनी चाहिए, और ये कला हर एक व्यक्ति में सीखने से आएगी। अगर उसके एथिक्स, उसके नॉर्म्स स्ट्रांग है, उसकी वैल्यू स्ट्रांग है कि किसी भी हाल में हम पैसा नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारा ट्रांसफर होगा, हो जाने दो, डिसीजन हम अच्छा लेंगे, तो उसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो भेदभाव रहित है, उसके अंदर इम्पार्शियलिटी का गुण है, और तब वो किसी भी कास्ट को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को अपनाएगा नहीं, बल्कि सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा। जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि मान लो आप एक सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको कई सारे सीएम के अंडर में काम करना है, यहां तक कि आपको पीएम के अंडर में भी काम करना है। आप कैबिनेट सचिव बनते हैं, आपकी हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है, राज्य कैबिनेट सचिव बनते हैं आप, वो उससे थोड़ी लो होती है। तो जब आप वहां बनते हैं तो मान लो जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ में हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में ये आ गया कि अरे योगी आदित्यनाथ जी ना ये तो हिंदुत्व के समर्थक हैं, और आपने उनको ये बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ जी, सॉरी सर, आप एक काम करें, एक ऐसा एक्ट लेकर आए जिससे हिंदुओं का भला हो। तो ये एक तरीके का आपका भेदभाव वाली भावना है। आपको यहां पे योगी आदित्यनाथ जी को जो सलाह देनी है वो पूरे के पूरे स्टेट को ध्यान में रखते हुए, पूरे के पूरे उस स्टेट के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए सलाह देनी चाहिए कि साहब हम एक ऐसा कोई एक्ट लाएं जिससे हमारे पूरे के पूरे स्टेट में रहने वाली जितनी भी धार्मिक कम्युनिटियां हैं वो सब पीस और हार्मनी के साथ सरवाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ में तो हिंदुत्व की सलाह दे दी, और जब आप सपा पार्टी में आए तो आपने उनके दूसरी कास्ट को सपोर्ट करने की दे दी, जब आप मायावती जी के साथ में आए तो उनकी कास्ट को प्रमोट करने की सिफारिश दे दी। ये एक तरीके का फिर भेदभाव हो गया, मतलब ये चाटुकारिता हो गई एक तरीके की। तो एक ये सिचुएशन होती है, और देखना इसमें कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने भले के लिए, प्रमोशन के लिए या सत्ता में उच्च पद की प्राप्ति के लिए ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसी ही चीजों की सिफारिशें करते हैं। वो सोचते हैं कि काहे को मंत्री जी को नाराज करें। तो मंत्री जी को नाराज ना करें, जनता तो नाराज हो जाएगी ना, आपका एथिक्स, आपका ईमान तो नाराज हो जाएगा ना। तो इन चीजों से बचें। तो ये हो गया हमारा इम्पार्शियलिटी, एक तरीके का भेदभाव रहित, कि हम कोई भी बात अगर किसी से कहेंगे, कोई भी चीज की अगर हम राय देंगे तो हम पूरी तरह से इम्पार्शियल रहेंगे।
हम ये नहीं करेंगे कि मान लो कोई गवर्नमेंट सोशलिज्म को प्रमोट करती है तो उसको केवल हम सोशलिज्म से संबंधित आइडियोलॉजी की बात करेंगे। कोई अगर कैपिटलिज्म की बात करती है तो उसको कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। कोई अगर मान लो कम्युनिज्म को प्रमोट करती है तो हम कम्युनिज्म की बात करेंगे। आपको सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के पास में नहीं फंसना है। आपको एक इंडियन रह के इंडियन डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए आपको लॉ मेकिंग के लिए एडवाइस देनी है, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रासंगिकता है, उसकी जो रेलेवेंस है वो बनी रहे और इंडिया का जो आइडिया है वो बना रहे। तो इसीलिए माना यह जाता है कि हर एक सिविल सर्वेंट को पूरी तरह से इम्पार्शियल होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक बात बताइए, क्या केवल सिविल सर्वेंट के इम्पार्शियल रहने से स्टेट वेलफेयर स्टेट बन सकता है, या स्टेट में पीस और हार्मनी रह सकती है, या स्टेट में ग्रोथ हो सकती है, या स्टेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, या स्टेट में जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो सरवाइव कर सकता है? तो नहीं कर सकता। स्टेट के अलावा सिविल सर्वेंट के अलावा स्टेट को रन कराने वाले प्रमुख ओहदे पर बैठे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट जो चुन कर आते हैं एमपी, एमएलए या पार्लियामेंट्री जो मेंबर, उनको भी इम्पार्शियल होना चाहिए। उनको भी किसी जाति धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगना चाहिए। किसी जाति धर्म विशेष के आधार पे अपनी पॉलिसीज और अपने लॉ को मेक नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे सीए, एनआरसी, ये इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली विशेष धर्म को ध्यान में रखकर लाया गया। तो ये एक तरीके का क्या हुआ? भेदभाव। क्या हम इसको इम्पार्शियल कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब दिक्कत क्या होती है कि जब लीडर, नेता या एमपी, एमएलए वो जब कोई एक्ट ऑलरेडी भेदभाव वाला लेकर आता है, ठीक है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट उस एक्ट को भेदभाव रहित तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा? अर्थात जरूरी है दोनों रथों के पहियों को एक साथ मिलकर एक रथ बनने की, ताकि जो अश्वरूपी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वेलफेयर रूपी स्टेट है, वो अपने आप को रन करा सके और पूरे के पूरे धरातल को, पूरे के पूरी अपनी बाउंड्री में डेवलपमेंट की नई नई प्राचीर या तामीर खड़ी कर सके। तो जरूरत है दोनों को मिलने की। अर्थात जब भी आप क्वेश्चन लिखना ना भेदभाव रहित के बारे में, तो केवल सिविल सर्वेंट को ही ध्यान में मत रखना। सिविल सर्वेंट के बारे में बता तो देना, बट निष्कर्ष में जाते जाते आप एक एंगल गवर्नमेंट के एमपी, एमएलए का भी डाल देना। तब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि वाओ, आपने दोनों एंगल कवर कर लिए। ठीक है, तो ये काम आप करना। तो इस तरीके से छोटा सा इम्पार्शलिटी के बारे में हमने अर्थ आपको बता दिया। अब आपको जो बताना है सेकेंड, वो क्या है? गैर तरफदारी। ठीक है, तरफदारी का मतलब क्या होता है? तरफदारी का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है, या उसका पक्ष लेना। गैर तरफदारी का मतलब क्या होता है कि कोई पक्ष ना लेना, कोई तारीफ ना करना, यानी कि स्थित प्रज्ञ रहना, ना अच्छा ना बुरा। मतलब सपोज करो, जैसे मेरी एक जो स्थिति है, जैसे मैं बीजेपी पार्टी का वर्तमान संदर्भ में ना बुरा चाहता हूं ना ही भला चाहता हूं। मैं केवल और केवल, मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं नीति सम्मत बातें करता हूं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों में से किसी से कोई बात पूछे कि मोदी जी कैसे इंसान है, आप में से जैसे मैं बात पूछूं कि मोदी जी कैसे इंसान है, तो आप में से अधिकांश बच्चे ही कहेंगे कि मोदी जी साहब ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, फलाना है, ऐसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब आप बता देंगे। लेकिन बताने का लहजा अगर थोड़ा आप इथिकल बना दें, थोड़ा आप
यूपीएससी के लेवल का बना दें तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे जब मेरे से कोई पूछता है, मेरे पिताजी, कि तुम्हारी नजर में नरेंद्र मोदी कैसे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ दो बातें बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पार्टी के लेवल पे अलग व्यक्तित्व हैं और देश के लेवल पे उनका व्यक्तित्व अलग है। अगर देश के लेवल पे मैं बात करूं तो उनके डिसीजन जो होते हैं वो क्विक एंड फास्ट होते हैं। कई बार उनके डिसीजन सही भी हो सकते हैं, कई बार डिसीजन उनके गलत भी हो सकते हैं। देश को इंटीग्रेट करने में उनके कुछ डिसीजन सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। बट पार्टी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो विशेष धर्म का इसलिए प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष राजनीति को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब बात आ जाती है कि इनका एक तीसरा भी डायमेंशन है, उनका खुद का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो उनकी जो खुद की पर्सनालिटी है, जहां तक अभी तक मैंने देखा है, तो वो मिलनसार है। मतलब उस व्यक्तित्व में या उस पर्सनालिटी में डिक्टेटरशिप का, अधिनायकवाद का गुण नहीं है। समझ रहे इस बात को? ऐसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताना होता है। डिक्टेटरशिप का खूबी क्या होती है? वो आमजन से क्यों मिलेगा? क्यों उसको आमजन से सेल्फी लेने की पड़ी होगी? या क्यों आमजन के साथ में कदम से कदम ताल मिलाएगा और हर बार 135 करोड़ 135 करोड़ 135 करोड़ में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को कम कर दे कायदे से? लोग तो यही कहते हैं ना कि मुसलमानों का विरोधी है वो। लेकिन जब इंडिया के आइडिया को जब प्रमोट करते हैं तो 135 करोड़ बोलते हैं। सबके साथ सबके विकास का नारा दिया, ना कि सबका साथ सबका विकास माइनस मुसलमान। ऐसा तो नहीं कहा ना। तो ऐसे आपको हर एक व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना होता है, उसके बारे में एनालिसिस करना होता है। अब वही चीज यहां पे आपको गैर तरफदारी में करनी है। गैर तरफदारी का मतलब यह है कि ना आप मोदी का पक्ष लेंगे, ना आप राहुल का पक्ष लेंगे। जो इंडिया के लिए नीति सम्मत होगा वो आप बोलेंगे। अर्थात आप पूरी तरह से अपॉलिटिकल रहेंगे। आपके ऊपर राजनीति का कीड़ा हावी नहीं होगा। आप किसी भी राजनेता को जो एडवाइस देंगे वो ये सोचकर नहीं देंगे ये योगी आदित्यनाथ हैं, वो ये सोचकर नहीं देंगे राहुल गांधी हैं, ये सोचकर नहीं देंगे कि वो अरविंद केजरीवाल हैं। आप ये सोचकर देंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीज रॉन्ग है। आपके डिसीजन को माना जाता है नहीं माना जाता वो अलग चीज है, बट आपकी जो सलाह होगी वो पूरी की तरह निष्पक्ष होगी। कोई उस पे मतलब लांछन नहीं होगा, आपका कोई उस पे प्रॉफिट नहीं होगा। आप नीति सम्मत होके काम करेंगे, नीट और क्लीन होके काम करेंगे। आपको वो रखें तो ठीक है, ना रखें तो ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों के लिए जो भी बातें करता हूं, ठीक है, उसमें मेरा पूरा का पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। पॉलिटिकल तो होता नहीं क्योंकि मैं राजनीति से तो प्रेरित हूं नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, मतलब मेरी किसी भी बात में मनी का एंगल नहीं होता। जैसे आप अलग संस्थानों में पढ़ेंगे जाके तो वहां पे एक डर क्या होता है, अरे यार अगर इस बच्चे को डांट दिया ना तो छोड़ के चला जाएगा। अरे यार अगर इस बच्चे को ना मैंने गलत आंसर कॉपी चेक कर दी तो कल छोड़ के चला जाए। अगर इस बच्चे की मैंने तारीफ नहीं की तो कल ये अगला बच्चा नहीं लाएगा। अगर मैंने इस बच्चे को डांट दिया या मैंने इसकी कॉपी नहीं चेक किया, इसके नोट्स नहीं चेक किए या मैंने इसके नोट्स चेक कर लिए तो हो सकता है ये अगले बच्चे से कह दे मास्टर वाला बड़ा खराब है। मतलब वो लालच और लोभ में आके आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और आपको झूठे रूपी पुलिंदे में गुब्बारे की तरह भर भर के आपको फूटने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिंपल सी बात एक ही चीज मानता हूं कि मैं आज आपको 2 बाल्टी आंसू निकलवा दूं, लेकिन उस दिन के लिए 4 बाल्टी कम से कम आंसू न निकल पाए। आप जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में, आपको एक ही चीज बोली जाएगी, आप आईएएस बन सकते हैं। वो सीधे यही बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते कि तुम्हारे अंदर आईएएस बनने के गुण कौन से हैं, वो ये नहीं बोलते। जैसे मुझे याद है कि मैं जब एक सज्जन महोदय के साथ में था तो उनका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको नाम बताया था टीएन कौशल सर का। टीएन कौशल सर का इनका एक बड़ा अच्छा मुझे फंडा अच्छा लगा। इनसे जब बात हो रही थी इन्होंने मुझसे बोला कि जब आप किसी आईएएस को बात करते हैं तो उससे एक काम करवाना
कि वो आईएएस आखिरकार क्यों बनना चाहता है, और उससे बोलना कि 5 कारण लिखे, वो 2 3 4 5 कारण लिखे कि आखिरकार वो आईएएस क्यों बनना चाहता है। और इस सज्जन की खास बात ये थी कि ये 5 कारण को देखकर पता कर लेते थे कि आईएएस ये सच में बनेगा, नौटंकी कर रहा। अब देखना, जब भी 5 कारण आते हैं ना तो हम क्या लिखते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इन्हीं से वो समझ जाते थे कि हां पहले इसने कौन सा नंबर क्यों रखा। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा क्या कहता हूं, ऐसा नहीं है कि आप आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन आईएएस बनने के जो बेसिक गुण हैं, जो बेसिक इसकी नीड्स है, जो बेसिक इसकी डिमांड है, वो डिमांड तो आप फुलफिल करो। जैसे डिमांड इसकी क्या है कि आपको एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए, पढ़ा हो आपने। पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको उसकी राइटिंग जो लेखनी है, उसकी रीडिंग की जो शैली है, और साथ ही उसमें जो तथ्य और तर्क हैं वो पता हो। दूसरी चीज, आपकी राइटिंग जो है वो लेखनी सुंदर हो। तीसरी चीज, आपकी वर्तनियों में मिस्टेक ना हो। ये तो बेसिक चीजें हैं आपकी डिमांड में। इसके अलावा इन्हीं बेसिक में थोड़ा स्टैंडर्ड ले लो। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं वो कवर हो, आंसर राइटिंग की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, आपके अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने की ललक हो, ना कि टॉपिक को देखकर ये सोचना अरे 3 घंटे का टॉपिक है यार, अरे 700 पन्ने की किताब है यार, कैसे पढ़ेंगे। ये ना हो, आपके अंदर शॉर्ट की अपेक्षा लॉन्ग चीजें कवर करने की प्रैक्टिस हो। आप ये ना सोचें अरे भारतीय महिला पे हमें कोई 3 पेज की किताब दे दो ना, 3 पेज का कोई नोट्स दे दो ना। ये ना हो, आपके अंदर 130 पेज की मीरा देसाई की भारतीय समाज में महिलाएं, वो पढ़ने की कैपेसिटी हो। आपके दिमाग में लगभग 700-800 पन्ने की बुक पढ़ने की क्षमता हो, और वो अगर है, आप अगर थकते नहीं हैं, आपके ऊपर परिवार की, समाज के, दुनिया के कोई बंधन काम नहीं करते, आप हर एक विपरीत से विपरीत परिस्थिति में सामान्य और कूल रहते हैं, तो आप आईएएस बनने योग्य हैं। इतनी क्षमताएं आप पहले चेक करो, फिर आईएएस का फॉर्म भरो, फिर आईएएस की तैयारी करो। हम क्या सोचते हैं ना, अरे और वो टॉपर बन गया 3 किताबों से, चलो हम भी कल से आईएएस के फॉर्म भर देते हैं। अब आईएएस का तो फॉर्म बाद में भरते हैं, पहले पीसीएस भर दिए, फिर जीसीएस भर दिए, फिर फलाना, फिर फलाने एयरफोर्स, फिर आर्मी, फिर फलाने वो। मतलब हम आईएएस बनने नहीं आए थे, हम टाइम पास करने आए थे, हम जॉब करने आए थे, हम और भी काम करने आए थे। तो ये आप डिसाइड करो कि आप आईएएस बनने क्या है, आईएएस के बेसिक डिमांड क्या है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप आईएएस के गोल को सेट करें। अगर वो चीजें नहीं है तो फिर आप उस चीज से हट जाएं, उस एग्जाम से। अपना टाइम, अपना पैसा वहां पे वेस्ट ना करें। मैं जैसे आज ही बात कर रहा था कि जैसे होता क्या है ना कि अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, लेकिन आईएएस का मतलब क्या है कि स्पेस में जाना। हर एक फाइटर प्लेन, हर एक जेट विमान स्पेस थोड़ा ना जा सकता है। कौन जा सकता है? केवल रॉकेट। रॉकेट क्यों? क्योंकि उसका थ्रस्ट बहुत ज्यादा होता है, उसका फ्यूल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास हवा को चीर के, आसमान को भेद के बाहर निकलने की क्षमता होती है। मतलब अपनी विपरीत से विपरीत सिचुएशंस में वो आगे जा सकता है। तो वही चीज है एक आईएएस का एग्जाम। आईएएस आपकी पर्सनैलिटी है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपका आईएएस ही आईएएस दिखना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो शिकायतें ही तो हमें आईएएस बनने से रोकती हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। काम करते रहो नित्य उस जो आपका वर्क है। तो वही चीज है। अब कोई व्यक्ति आपको बता रहा है ना, देख के कि नहीं यार इस लड़के का मैं ऐसे कर दूंगा, इस लड़के का ऐसा कर दूंगा, तो वो गलत इंसान है। उसको हम नॉट पार्टनरशिप के अंतर्गत नहीं रखेंगे, उसको हम गैर तरफदारी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। हम कहेंगे वो तरफदार इंसान है। जैसे सिंपल सी बात है, आप में से जब भी कोई देवी देवता किसी के साथ जुड़ते हैं, अगर वो आपकी तारीफ कर रही है, अगर वो आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपको वो व्यक्ति अच्छा लगता है। जिस दिन उसने आपकी बुराई कर दी, उस दिन वो व्यक्ति आपके लिए बुरा हो गया।
सिंपल सी बात है, मतलब आपकी तारीफ कर रहा तो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका तरफदारी कर रहा है। अगर उसने आपकी तरफदारी करना बंद कर दिया, गैर तारीफ करने लगा, कुछ भी नहीं बोल रहा, हालांकि वो तब बोल रहा जब आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे तो बुरे पे भी बोल दे रहा, तो आप यहाँ पे फिर गैर तरफदारी वाले पर्सन नहीं कहलाते। इसलिए आपको गैर तरफदारी बनना है, नॉट पार्टनरशिप को प्रमोट करना है। कोई भी पार्टी है, कोई भी राजनेता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, किसी भी कास्ट का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, आप सबके साथ इक्वली ट्रीट करेंगे और सबको इक्वली मानने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात आप मन में ये नहीं रखेंगे कि वो टोपी लगाने वाला पर्सन है तो वो ऐसा होगा, वो हिंसात्मक गतिविधियों को प्रमोट ही करेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि तिलक लगाने वाला व्यक्ति केवल और केवल अहिंसावादी ही होगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फलानी जाति के लोग ही श्रेष्ठ होते हैं, या आप जिस कुनबे या जिस जाति से आते हैं केवल उसी जाति के लोग अच्छे होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल वही कम्युनिटी फॉलो करती है, ऐसा नहीं सोच सकते आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बाबा भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अन्य जो लीडर हैं, ज्योतिबा फूले या पेरियार, उनका पूरा नाम भी आप नहीं बोलते। ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती में माला चढ़ाने जाते हैं तो आप आचार्य नरेंद्र देव की भी जयंती में माला चढ़ाने जाएं। आप शहीद आजम भगत सिंह की जयंती में भी माला चढ़ाने जाएं। आप मोहनदास करमचंद गांधी जी की भी जयंती में माला चढ़ाने जाएं। आप अगर लाल बहादुर शास्त्री को नहीं भी मानते हैं तो भी माला चढ़ाने जाएं। आप अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं भी मानते हैं तो भी उन्हें सैल्यूट करें। आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म, किसी एक झंडे और अपने हित को ध्यान में रखकर मोदी जी को मत करें कि अरे यार मोदी जी को सैल्यूट करेंगे तो मोदी जी खुश होंगे, किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो खुश होंगे। अरे किसी को गुड मॉर्निंग बोल देने से अगर वो खुश हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि आप जिस दिन नहीं बोलोगे उस दिन दुखी हो जाएगा, तो काहे का फिर वो इंसान। सिंपल सा लॉजिक यहां पे लगाइए कि आपकी हर एक सिचुएशन को नीतिपरक रूप से जो व्यक्ति जांच सकता है, नीतिपरक रूप से जो आपको समझ सकता है, आपकी नैतिकता को ध्यान में रख सकता है, वही व्यक्ति गैर तरफदारी वाला व्यक्ति, नॉट पार्टनरशिप वाला व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ना, एक वर्ड आता है, आप लोग सुनते होंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं। क्यों? पर निंदा करने के लिए सिर्फ तुम थोड़ा ना आए हो, सुझाव भी तो दो कि हाँ साहब ये आपने गलत किया है और ये आप सुझाव लीजिए, और उस सुझाव में आपका स्वाहित ना हो, अपना भला ना हो, समाज का भला हो, आपका एंगल ना हो। जैसे छोटी सी मैं बात करना चाहता हूं कि मैंने कोर ग्रुप एक बना रहा था, वो कोर ग्रुप अपने आप में भेदभाव को ही दर्शा रहा, अपने आप में। ये बात अलग है कि उसका गोल एक अलग था, हालांकि अब तो खत्म हो गया प्रोग्राम ये पूरा, उसमें अपने आप में एक भेदभाव था, लेकिन वो भेदभाव जो हमने किया था वो भेदभाव ना धर्म के आधार पे था, ना जाति के आधार पे, ना राज्य के आधार पे, ना ही आपके मतलब समुदाय के आधार पे। वो भेदभाव था केवल और केवल आपके टैलेंट, आपके स्मार्ट वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, मतलब आप कितने लगातार ढंग से तैयारी कर रहे हैं, और आपकी श्री आईएएस एकेडमी के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर, सिर्फ इस चीज को लेकर। आप झारखंड के हैं, आप भारत के जम्मू कश्मीर के रीजन के, आप महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी हो आप, हमें कोई मतलब नहीं। आपके अंदर टैलेंट था, आपके अंदर स्मार्ट वर्क है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप श्री आईएएस एकेडमी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसलिए नहीं कि श्री आईएएस एकेडमी हमेशा सही होती है, इसलिए कि अगर आप श्री आईएएस एकेडमी पढ़ रहे तो क्या उसके फॉर्मूलों पे आपको यकीन है? क्या आपको उसके स्टडी मटेरियल पे यकीन है? क्या आपको उसके पढ़ाने वाले प्रोसेस पे यकीन है? क्या आपको यकीन है कि आप श्री आईएएस एकेडमी से टॉप 10 की रैंक में आ सकते हैं? और अगर कोई व्यक्ति आपसे श्री आईएएस एकेडमी की बुराई कर रहा है तो आपको तर्क सम्मत उसको जवाब देना आता है, भले वो कोई हो, तर्क सम्मत जवाब। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के मेरी झूठी तारीफ करो, तर्क सम्मत। अगर उसने कहा अरे पागल हो क्या, प्रीलिम उससे नहीं निकल सकता,
तो आप ये कह सकते हैं क्या कि साहब 52 प्लस तो वहीं से आए थे? क्या आप ये कहने की सामर्थ्य रखते हैं क्या साहब 62 प्लस तो वहीं से आए थे? और इतनी अगर सामर्थ्य है तो फिर आप वो व्यक्ति भेदभाव वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा। हमने बाकियों से क्यों निकाल के अलग बनाया? क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे जाके, तो ये भेदभाव नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है, और भी बातें क्या हैं कि उपाधियों का अंत, ये सब इक्वलिटी की ही तो बात है, यानी कि भेदभाव रहित की ही तो बात है। लेकिन कई बार भारत रत्न दिया जाता है, कई बार सेना में उपाधियां दी जाती हैं, कई बार राज्य विशेष तौर पे काम के लिए आपको रोक सकता है, कई बार राज्य विशेष तौर पे आरक्षण को इंप्लीमेंट करके जो समुदाय हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से एजुकेशनल रूप से पिछड़े हैं उनको ऊपर ला सकती है। तो वो भेदभाव पॉजिटिव वे में होता है। अगर वही भेदभाव पॉलिटिकल वे में हो जाए, जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, तो वो फिर भेदभाव है। अगर दिव्यांगों को आप आरक्षण दे रहे हैं तो वो भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर आप उन दिव्यांगों में भी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं तो भेदभाव है। जैसे एक मां अपने बच्चे को, जब दो बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक को अपने स्तन से ज्यादा पिला दिया और दूसरे को कम पिला दिया, तो वो भेदभाव हुआ। अगर एक मां ने अपने एक ही बच्चे को दोनों स्तन से दूध पिलाया और बाकी को एक को निप्पल से दूध पिलाया, तो वो एक तरीके का भेदभाव है। लेकिन अगर एक मां ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि किस बच्चे ने किस स्तन से कितना दूध पिया और दोनों को एक साथ झटके से हटा दी, तो इसको कहेंगे भेदभाव रहित। अगर उसके अंदर ये दिमाग में है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के इक्वली कपड़े दे रही पहनने को, दोनों के इक्वली पढ़ा रही है, दोनों को इक्वली भेज रही है कहीं पे, दोनों को इक्वली जॉब के लिए प्रमोट कर रही, तो हम कहेंगे वो भेदभाव रहित है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक सिविल सर्वेंट को भेदभाव रहित होना चाहिए। उसके माइंड में किसी भी कास्ट के प्रति कोई पूर्वाग्रह, कोई धारणा ना हो, अर्थात उसके अंदर किसी भी धर्म को लेकर यह ना हो कि वो अगर राम की तारीफ कर देगा तो दिक्कत है, अगर वो रहीम की तारीफ कर देगा तो दिक्कत है, अगर वो अल्लाह के बारे में दो तीन शब्द बोल देगा तो दिक्कत है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक कलेक्टर साहब थे क्या हैं, घटना ये आई कि जिस जिले में वो कलेक्ट्री के पद पे तैनात थे वहां पे कॉलेज स्कूल था, छोटा सा मिड डे मील वहां पे चल रहा था। तो मिड डे मील में क्या था, बनाने वाला जो व्यक्ति था वो एक विशेष समुदाय का मतलब समर्थन करता था, या कहें उस विशेष समुदाय से संबंधित था। बाकी उस विद्यालय में और भी जाति के लोग, धर्म के लोग पढ़ने जाते थे। तो वहां के प्रधान ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ का बच्चा या हमारे यहाँ के इस कम्युनिटी के बच्चे वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि खाना बनाने वाला व्यक्ति वो निम्न जाति का है या हमारी उस जाति से संबद्ध नहीं है। कलेक्टर ने, जबकि कलेक्टर साहब वो उच्च जाति के थे, मतलब उसी जाति से जिस जाति से ये पंचायत के प्रमुख मुखिया कह रहे थे। कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कलेक्टर साहब चुपचाप गए उसी विद्यालय में अपने सभी साथियों के साथ में और बैठ के बढ़िया पंगत में उन्हीं के हाथ का खाना खाया। और उन्हीं के हाथ का जब खाना खाया, बच्चों को भी खाना खिलाया और बोले कि यार इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना तो बड़ा टेस्टी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कुछ दिनों पहले एक संस्थान में था, ठीक है, वहां पे मैं रिसर्च कर रहा था। तो उस संस्थान में मैं एक विशेष कम्युनिटी के कई सारे बच्चों के साथ मेरी ग्रुपिंग थी, ठीक है, बाकी लोगों के साथ बस बातचीत होती थी, कोई मेरी ग्रुपिंग वगैरह नहीं थी। इनके साथ ग्रुपिंग का मतलब ऐसा था क्योंकि इनमें से 2-3 बच्चे मेरे साथ रहते थे और बाकी जो बच्चे थे मतलब उसी एरिया के आसपास रहते थे। तो इनमें से जितने बच्चे थे इस ग्रुप में वो अधिकांशतः उच्च कम्युनिटी के थे, है ना, उच्च कम्युनिटी। पहले बात तो ये वर्ड ही अपने आप में खराब है, उच्च और निम्न, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए इनका यूज कर रहा हूँ, बाकी मेरा मकसद कोई वो नहीं है, ठीक है, उच्च कम्युनिटी के थे। तो इनके साथ में जब खाना खा रहा था मैं, तो खाता रहता था 2-3 दिन। तो स्थिति ऐसी थी कि मान लो जैसे मैंने कोई रोटी की एक टुकड़ा लिया, खा लिया, बाकी रोटी का रखा है, तो दूसरे ने उठा लिया, उसने खा लिया।
मान लीजिए देवी जी चम्मच कुछ लेकर आई हैं हलवा वगैरह, तो एक ही चम्मच से कहो छइयों के छइयों लोग खा रहे हैं, चाहे देवी हो चाहे देवता हो कोई भी हो, सब लोग खा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। हालांकि मैंने खाना बंद कर दिया था एक ही चम्मच से, उसका रीजन ये था कि मेरे खाने से उनको दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब उस समय टीबी था, ठीक है, टीबी का जो रोग होता है, तो वो खांसी कफ वगैरह, मैंने सोचा अगर मैं उसी चम्मच से खाऊंगा तो इन लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं दूसरा चम्मच लेके जाता था या दूसरा अपना हाथ से ही खा लेता था, लेकिन मैं अलग खाने लगा। तो जब मैं ठीक हो गया अपने उस मर्ज से, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो मुझे दिक्कत आती कफ में, बॉडी के जो हमारे हार्ट्स के लंग्स होते हैं, तो मैंने एक दिन हुआ क्या कि ये देवी जी जो और भी वहाँ देवी और उनके देवता होते हैं, तो वो भी अपना ग्रुप में खाते थे अलग अलग, वो विशेष कम्युनिटी से संबंधित थे। एक दिन उनके देवता आए ही नहीं, देवी जी बेचारी अकेली खाना खा रही थी, मैं इनके साथ खाना खा रहा था, अचानक मेरी नजर देवी जी पे पड़ी। मैंने कहा और आपके देवता नहीं आए आज? तो बोली नहीं सर वो अभी मतलब आज छुट्टी पे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या लाई हो? तो उसने बोला कि सर भिंडी की सब्जी लाए हैं। मैंने कहा अरे वाह गजब की, मतलब भिंडी की सब्जी, यहाँ तक खुशबू आ रही। तो बोली सर आप खाएंगे नहीं, हम आपको क्या कहें, वैसे बनाई अच्छी है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हो, जबकि मैं इनके साथ खड़ा था। तो बोली नहीं सर बस ऐसे ही कह दिया। मैं तुरंत इन सबकी रोटियां छोड़ दी, इन सबको छोड़ दिया, मैं तुरंत उस देवी जी के पास गया। मैंने कहा आप बताओ क्या बात है? बोली सर आप कहाँ हम लोगों के साथ खाएंगे खाना। अरे मैंने कहा आप भी क्या बात करती हैं। मैंने कहा लाओ रोटी। और वो रोटी मतलब लाई तो थी मेरे लिए ही खाना, वास्तव में उसका भी उस दिन मन था कि मैं उसके साथ खाना खाऊं। तो मैंने उससे 2 रोटियां ली और जबरदस्त तरीके से भिंडी की सब्जी खाई। वो मेरे को अलग निकाल के दे। मैं कहा पगला गई हो क्या, एक ही साथ खाएंगे। एक ही साथ मैंने भिंडी की सब्जी खा ली। ठीक, अगले दिन वो फिर खाना लेके आई मेरे लिए, अब वो रोटी बढ़ा के लाने लगी। तो मैं इस ग्रुप को छोड़ दिया और इसी देवी जी के साथ खाना खाने लगा रोज का रोज। अब जब मैं खाना खाने लगा, इस गैंग को गुस्सा आई। इस गैंग ने मेरे को तो पहले रूम पे ही समझाया, फिर वहीं संस्थान में समझाया कि सर आप मतलब समझते हो वो किस कम्युनिटी से और आप कैसे खाना खा लेते हो, मीट मांस मछली ये सब फलाना, मतलब गंदा गंदा सब कुछ बताने लगे। मैंने कहा पगला गए हो क्या? मैं इंसान देखता हूँ, इंसान का प्यार देखता हूँ कि वो कितने प्रेम भाव से मेरे को बुला रहा है। मैं ये नहीं देखता किस धर्म और किस जाति की रोटियां हैं, किस उसकी रोटियां हैं। और यही बात हमारे देश की क्रांतिकारियों ने देखी थी, चाहे अशफाक उल्लाह खां की बात हो या राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो। एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही रोटी खाते थे, एक ही माँ की हाथ की बनी रोटियां खाते थे। तो ये क्या है? यही वास्तव में है हमारा इम्पार्शलिटी, यही वास्तव में हमारा नॉन पार्टनरशिप। आप भी एज ए कलेक्टर जब बने तो आप भी ऐसा ही बिहेव करें। आपसे इस चीज की डिमांड करता है इंडिया कि आपके अंदर ये फंडामेंटल वैल्यूज होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, ये बुरा मानने दो, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। ये आईएएस नहीं बनेंगे, बन भी जाएंगे तो आईएएस नॉलेज से बनेंगे, लेकिन अपने व्यवहार से नहीं बनेंगे। ये किसी विशेष धर्म की पताका को लेकर चलेंगे, और वैसे भी न जाने कितनी धर्म की पताका इस देश में आई और आकर चली गई। मुगल भी आए, बाबर भी आया, ठीक है, और औरंगजेब भी आया, इससे पहले हुण आए, शक आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई इंडिया के आइडिया को चेंज नहीं कर पाया। ये बात समझनी चाहिए इस चीज को। जैसे मुझे कपिल सिब्बल का एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया लगता है, वो पॉलिटिकल मत लेना उसको, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला कि न जाने कितने मोदी आएंगे, न जाने कितने अमित शाह आएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इसकी इंटीग्रिटी पे या इसकी आइडेंटिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाओ किसी भी प्रकार का। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसके मूल्य इसके सिद्धांत रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कोई भी बात हो, एक नेता 5 साल के लिए ही रहेगा, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर परमानेंट रहेगा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को परमानेंट डिफाइन करेगा, उनको परमानेंट आगे लेकर चलेगा, उनको किसी भी तरीके का रुकने नहीं देगा। वही सिविल सर्वेंट थे जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल से कहा गया कि अरे ये तो सिविल सर्वेंट पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ब्रिटिश मानसिकता से। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, देखना जब ये इंडिया के लिए काम करेंगे तो इंडिया के लिए हो जाएंगे। उन्होंने किसी को सस्पेंड नहीं किया था,
पुराने जितने भी उस समय सिविल सर्वेंट रहे थे 1947 के पहले के, नहीं किया। और देखिएगा मेनन साहब ने जो भूमिका निभाई अपनी, वो भूमिका वो ब्रिटेन में भी निभाते थे और वो भूमिका उन्होंने इंडिया के लिए भी निभाई। तो ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में यही है इम्पार्शियलिटी, नॉट पार्टनरशिप। तो आज से आप भी किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करें कि किसी को आप 3 घंटे दे रहे हो और किसी को आप 2 मिनट भी देना नहीं चाहते। किसी से आप घंटों घंटे बातें कर रहे और किसी को आप 5 मिनट भी बात नहीं करना चाहते। अगर आप ये करते हैं तो वास्तव में आप पार्शियल हैं। आप अगर करते हैं तो आप पक्का किसी ना किसी के साथ तरफदारी कर रहे हैं, उसकी हिस्सेदारी कर रहे हैं। जैसे देखना, कभी भी एक माँ अधिकांशतः अपने बच्चे की तरफदारी करेगी या तो अपने बच्चे को ही मारेगी, वो न्यूट्रल लेके नहीं सोचेगी कभी भी कि गलती वास्तव में किसकी थी। तो इसीलिए अगर आपको कभी लिखना भी पड़े कि मान लो फिर ठीक है, जब हम ये कह दें कि वो व्यक्ति भेदभाव वाला ना हो, या कहें कि अगर किसी के अंदर भेदभाव है या कहें किसी के अंदर तरफदारी है, तो हम किस आधार पे डिसाइड करें कि उसके अंदर भेदभाव है कि नहीं है, उसके अंदर तरफदारी है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हमें मेरिट चेक करनी पड़ेगी। मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग्स कितनी है और उसका एंगल कहां तक सही है। अगर शाहरुख खान के बेटे को पकड़ना कानून सम्मत है तो ठीक है, फिर छोड़ा क्यों? अगर उसी को पकड़ के एडवर्टाइजमेंट करानी थी तो फिर उसे पकड़ा क्यों? ये सारी चीजें ध्यान देने वाली बात है। अगर ये आप करते हैं तो आप एक तरीके के मतलब इम्पार्शियल या कहें नॉट पार्टनरशिप के पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, आपने बेसिक तौर पे दोनों का अर्थ समझ लिया। एक लाइन में फिर से रिपीट कर दूं कि भेदभाव रहित का मतलब बस इतना होता है कि आप समय और सिचुएशन देखकर, ठीक है, किसी को सलाह देते हैं। ठीक है, समय और सिचुएशन देखकर किसी को सलाह देते हैं, यानी कि आपके अंदर भेदभाव का एंगल तो है, लेकिन वो एंगल समय समय पर मुखर होता है। आपने देखा कि सत्ता में बीजेपी पार्टी है तो राम का चोला ओढ़ लिया। आपने देखा कि सत्ता में कांग्रेस है तो आपने पंथ निरपेक्षता का आपने चोला ओढ़ लिया। अगर आपने देखा कि सत्ता में आम आदमी पार्टी है तो आपने यहां पे नीति का चोला ओढ़ लिया। अगर ये आप कर रहे तो आप एक तरीके से क्या माने जाते हैं? एक तरीके से आप माने जाते हैं कि भेदभाव रहित वाले पर्सन है। लेकिन यहां पे उतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती है भेदभाव रहित में। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे क्या किया कि बीजेपी के अकॉर्डिंग आपने बातें बतानी शुरू कर दी, बीजेपी के अकॉर्डिंग अपने बातें कहना भी शुरू कर दिया। लेकिन आपको पूरी तरह से भेदभाव रहित रहना है। अर्थात भेदभाव रहित वाले कॉन्सेप्ट में और गैर तरफदारी वाले कॉन्सेप्ट में यह बस अंतर होता है कि आदमी रहना तो चाहता है भेदभाव वाला, लेकिन किसी एक के साथ बंध के। यहां पे जो इंसान रहना चाहता है गैर तरफदारी में, वो बिल्कुल हर एक व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर किसी का बंधन नहीं होता है, ना समाज का, ना जाति का, ना धर्म का, ना पार्टी का, किसी का नहीं होता है। तो ये समझने वाली बात है। अर्थात अगर मैं फिर से थोड़ा और इसको डेप्थ में ले जाऊं कि ये भेदभाव रहित वाला पर्सन हो सकता है कि एक कम्युनिटी के साथ भेदभाव रहित हो लेकिन अन्य के साथ भेदभाव करते। गैर तरफदारी में क्या है कि वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात गैर तरफदारी भेदभाव रहित वालों से एक ऊंचा कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए, ठीक है। लेकिन सामान्यता यही है, अगर एक लाइन में फिर से मैं बोल दूं, दोनों का मतलब कि आपको अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना है। आपको किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी पद के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते सामान्य तौर पे कि भेदभाव रहित से क्या आशय है, वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है सिविल सेवा में, तो आप बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बता सकते हैं कि साहब इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पहला क्या है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
या जो भी हमारा डेमोक्रेसी है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, कोई पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। अगर वो व्यक्ति भेदभाव रहित वाला इंसान है तो हर एक को साथ में लेकर चलेगा, सबके साथ सबके विकास की बात करेगा, केवल अपने स्वजनों या स्वहित की बात नहीं करेगा, केवल अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही स्कीम की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराएगा, बल्कि सबको देगा अगर वो भेदभाव रहित पर्सन है। ठीक है, दूसरी चीज, उसकी जितनी सर्विसेज हैं, उसके जितने एक्शन हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए इक्वल ही होंगे। मतलब अगर कोई हिंदू व्यक्ति वहां पहुंच गया और बोला कि मुझे दिवाली के लिए साहब ये सड़क खाली चाहिए, तो वो उसके लिए सड़क खाली करवाएगा। अगर कोई रमजान के लिए, ईदगाह के लिए, ईद के लिए अगर नमाज अदा करने के लिए सड़क खाली करवाना चाहता है तो उसके लिए भी वो खाली करवाएगा। अगर कोई गुरु पर्व के लिए, पर्व मनाने के लिए किसी जगह पे जगह अलॉट करना चाहता है तो उसके लिए भी वो करेगा। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर उसकी ऑफिस में हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए या अदर कास्ट के लोग भी आए, तो उन कास्ट के लोगों को कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि उनको सबको इक्वली ट्रीट करने का प्रयास करेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा और उनके समाधान बनने का प्रयत्न करेगा। अर्थात उन सब को प्रायोरिटी देगा कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू के आधार पे, न कि उनकी कास्ट के आधार पे। ठीक है, भले वो किसी कास्ट का हो। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लो, सपोज करो कि अगर उसने कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, सपोज करो कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि मान लो उसने सोचा कि ये फलाने उच्च जाति के लोग हैं और ये निम्न जाति के लोगों ने कांड किया, या उच्च जाति के लोगों ने कांड किया है निम्न जाति के खिलाफ, तो वो उच्च जाति को बचाने का प्रयत्न नहीं करेगा। अगर वो ऐसा किया तो आप समझते हो क्या होगा कि सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, समाज अस्थिर हो जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ ये काम करेगा वो लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जब ऐसा सब होगा तो कई सारे राइट्स होंगे, दंगे होंगे, दिल्ली दंगे इसी से संबंधित हैं। तब वहां पे एक सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल और नॉट पार्टनरशिप वाला ही जरूरी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब दिल्ली राइट्स हुए थे तो ना तो दिल्ली पुलिस के चीफ कमिश्नर को भेजा गया, ना ही वहां पे किसी सिविल सर्वेंट को भेजा गया, ना ही वहां किसी पॉलिटिकल लीडर को भेजा गया। आखिरकार वहां पे अजीत डोभाल को ही क्यों भेजा गया? क्योंकि अजीत डोभाल के बारे में चाहे हिंदू हो या मुसलमान एक चीज जानती है कि ये पर्सन इम्पार्शियल पर्सन है। इस पर्सन में किसी के साथ भेदभाव करने की प्रवृत्ति नहीं है, ये भेदभाव रहित है, ये भेदभाव से स्वतंत्र है, इसलिए इनको भेजा गया। अब समझ में आया बाकियों को क्यों नहीं भेजा गया? इसीलिए नहीं भेजा गया। समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी और इसको आपको समझना पड़ेगा। लास्ट बात आती है अगली बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? छठा पॉइंट कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अर्थात प्रति 5 वर्ष में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, बट जो सिविल सर्वेंट होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूटी देने के लिए, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में क्रमबद्धता बनी रहे हमेशा, इसके लिए भी उसको नॉन पार्शियल होना चाहिए, उसको गैर भेदभाव रहित होना उसको भेदभाव रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर सोचो आज बीजेपी है तो उसके साथ पक्ष में लग गया, कल कोई दूसरी आ गई उसके पक्ष में रह गया, तो वो इंसान नहीं रहेगा, वो तो एक तरीके का मदारी हो जाएगा। तो मदारी उसको नहीं बनना है, उसको देश को आगे ले जाना है। लास्ट बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती वो ये कि मान लो अगर वही पुरानी रिपीटेड बातें हैं कि मान लो अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान में रखकर कोई एडवाइस दी तो वो एडवाइस जरूरी तो है नहीं कॉम्प्रिहेंसिव रूप से सबके लिए प्रॉफिटेबल हो,
वो कुछ विशेष समुदाय के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक जाएंगी, कहीं ना कहीं अंतिम जन के कल्याण की अवधारणा, कहीं ना कहीं गांधी के ग्रामोदय से सर्वोदय की उदय की धारणा वो बाधित होगी। तो इसीलिए उसको पार्टी से ऊपर उठकर एडवाइस देना है और इन सारी चीजों के लिए उसको मेरिट बेस के आधार पे अपना डिसीजन लेना है कि ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। जैसे मैं हमेशा जब भी कोई चीज सोचता हूं तो उसको मेरिट बेस के आधार पे सोचता हूं, मैं इस आधार पे सोचता ही नहीं हूं। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने कोर ग्रुप सोचा तो उसमें क्या सोचा मैंने, मेरिट के बेस पे। मेरिट के बेस पे क्यों सोचा कि इससे आपका इतना फायदा होगा, आपको इतना ही बस नुकसान होगा। हालांकि नुकसान तो वहां बस इतना ही होता है कि आप घर परिवार से दूर रहते हैं, आप अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, आपको रेस्ट नहीं मिल सकता, आपको सोना बाबू हेलो हाउ आर यू का टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको बेहतरीन टाइमलाइन, बेहतरीन गाइडेंस, बेहतरीन केयरिंग, बेहतरीन फैसिलिटीज और बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा, जो एक सिविल सर्वेंट के लिए 101% जरूरी होता है, जो एक सिविल सर्वेंट अपने 5 वर्ष के कैरियर में भी कभी नहीं बना पाता। वो फैसिलिटीज आपको वहां मिलती, ये मेरिट थी वहां पे। अब इस मेरिट में भी हमने क्या लिया कि उन बच्चों को जो टैलेंटेड है, ये नहीं लिया कि वो काली है कि गोरी है कि कैसी है कैसी नहीं है, वो दुबली है कि हल्की है कि मोटी है, वो लुकिंग स्मार्ट है लुकिंग वो। अगर ऐसे ही लेना होता तो मैं खुद ही 1-2 लोगों को ना ले लेता। अगर मेरी कोई दोस्त सहेली होती तो मैं केवल उसी को लेके ना पढ़ा देता। नहीं लिया ना मैंने, यहां तक कि अपने भाई बहन को भी उसमें नहीं शामिल किया, क्योंकि मुझे मेरिट बेस पे चाहिए इंसान। वो यहां आके केवल रोटियां ना तोड़े बैठ के, बल्कि अपनी रातों को यहां पे खपाए, ये मैंने सोचा था। तो उसको बोलते हैं मेरिट बेस पे। ऐसा ही डिसीजन आप लोग लें हमेशा अपने जीवन में। और वही बात है कि जब स्टेट में रहने वाले लोग एज ए सिविल सर्वेंट वो पूरी तरह से मतलब अगर कूल रहेंगे, पूरी तरह से इनपार्शियल शो करेंगे, भेदभाव रहित रहेंगे, नॉट पार्टनरशिप को शो करेंगे, तो स्टेट में स्टेबिलिटी आएगी, स्टेट में हार्मनी क्रिएट होगी, जस्टिस की धारणा वहां पे श्योर हो पाएगी। लोगों को लगेगा कि हाँ सच में न्याय हमें मिल रहा है। लेकिन सपोज करो कि अगर वही चीज वो ना करे तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे गुजरात दंगे, आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने एक मूवी देखी होगी नायक। नायक में क्या होता है, पुलिस कमिश्नर के पास किस चीज का ऑर्डर आता है, इसी चीज का तो आता है। वो क्या बोलता है अमरीश पुरी कि वो हमारे आदमी हैं, ध्यान रहे। तो ये क्या है, ये भेदभाव ही तो है। और वही चीज दिल्ली राइट्स में आपको देखने को मिलेगी, जो दिल्ली दंगे हुए उसमें भी यही चीजें थी। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को शो करती हैं, ये कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट की फंडामेंटल वैल्यूज पे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक सिविल सर्वेंट को अपनी फंडामेंटल वैल्यूज को बना कर रखना है। नहीं तो आप देखेंगे कि आज से कुछ वर्ष पहले मुझे याद है जहां तक कि एक मूवी आई थी पद्मावती, ठीक है, इसके नाम को लेके कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ज्यादा वो हो रही थी। और नाम को कौन विरोध कर रहा था, विशेषकर एक कम्युनिटी। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि पद्मावती नाम को लेकर लोग मतलब आंदोलन कर रहे, लेकिन उसने क्या किया, बस इसमें पद्मावती की जगह पद्मावत कर दिया, स्टोरी वही रही। तो भैया फिर विरोध काहे खत्म हो गया। मतलब सोचने वाली बात है कि पद्मावती नाम पे हमने विद्रोह शुरू किया, लेकिन हमने उसको पद्मावत कर दिया तो विरोध समाप्त हो गया। ऐसा क्या हो गया, क्यों? क्योंकि ये वास्तव में एक मेंटलिटी से प्रेरित थे, एक आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। जैसे छोटी सी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे लोगों को पूरे वर्ष कटने वाले बकरे, मुर्गे, ठीक है, या अन्य जानवर, उन पर दया नहीं आती है, उन पर रहम नहीं आती है पूरे वर्ष कटने पे। लेकिन जब बकरीद होती है, जब रमजान होता है, उस दिन जो बकरे कटते हैं उस पर उनको दया आती है।
पूरे दिन वो लोगों को या पूरे वर्ष लोगों के साथ जो छल कपट करते हैं उस पर दया नहीं आती है। दया इस पर आती है कि उसने इसके साथ क्यों किया। पूरे वर्ष वो पूरे समाज को धोखा दे रहे होते हैं, उस पर दया नहीं आती है। लेकिन देश का एक सिपाही अगर धोखा दे दे तो उस पर दया आती है। पूरे दिन वो जिंदगी के हर मैच हारते जाते हैं, लेकिन जब इंडियन टीम किसी मैच को हारती है तो उनको क्या होता है, गुस्सा आता है। उनको ये नहीं दिखता कि कौन अच्छा खेला कौन बुरा खेला। तो ये चीजें हमें दूर करनी है, हमें भेदभाव रहित होकर सोचना है, हमें इम्पार्शियल होकर सोचना है, हमें नॉट पार्टनरशिप होकर सोचना है। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं हमेशा, क्या कि सुधारक कभी मित्र नहीं हो सकते। सुधारक का मतलब आपको सुधारने वाला व्यक्ति। अगर वो सुधारने वाला व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा तो फिर आपको अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा। मेरी किसी से इसीलिए दोस्ती नहीं हो पाती है, मेरी किसी से इसीलिए मोहब्बत नहीं हो पाती है, इसीलिए मेरे सबसे ब्रेकअप हो जाते हैं। कारण यह है कि मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर पाता। मैं बिल्कुल कूल होके, जितने लोगों से मेरी लड़ाई हुई उसका एक ही रीजन ये है कि मैं उनको उनका आईना दिखा देता हूं सच्चाई का, कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए। और जो ही मैंने उनका आईना दिखाया उनके लिए मैं तुरंत बुरा बन गया। लेकिन दिखाना चाहिए, मैं दिखाता रहता हूं। सब चले जाओगे चले जाओगे, 3 साल बाद 10 साल बाद याद तो करोगे किसी ने आईना दिखाया था और सही दिखाया था। तो वो दिखाना चाहिए, यही आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को आप समझिए और इन्हीं चीजों के आधार पे अपने अंदर इन वैल्यू को क्रिएट करिए धीरे धीरे। क्योंकि आप एक सोसाइटी के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं काम करेंगे। अपने लिए आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, एक सोसाइटी के लिए काम करना है, एक वेलफेयर सोसाइटी को आपको प्रमोट करना है। तो इसीलिए आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें किसी भी आधार पे। जैसे मुझे याद है मतलब मैं जब छोटा था, मैं भी 2000 मतलब समथिंग के आसपास, जब मैं 2005 की घटना है, हाँ 2005 या 6 की घटना है, कि मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड, ठीक है, और उस फ्रेंड में भी कुछ लड़कियां। तो ये 2005-6 में मुझे याद है वो घटना। आज भी मेरे को तो से सारी घटना याद रहती हैं, लेकिन अपनी बेइज्जती मुझे ज़्यादा याद रहती है, अच्छाइयाँ भी याद रहती हैं। तो 2005-6 में मुझे लोग बर्थडे में नहीं बुलाते थे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले से ही कि सन 2000 से हम बेरोजगार हो गए थे, तो हमारे पास पैसा ही नहीं होता था खाने के लिए। जिसके पास रोटी ना हो वो गिफ्ट क्या देगा किसी को, पैसा नहीं होता था मेरे पास। फिर भी मुझे याद है कि मैं उस समय गिफ्ट में एक वो चलता था, बड़ा गिफ्ट कौन देगा। तो मुझे याद है मैंने 12 रुपए की शायद उस दिन एक सीनरी खरीदी थी। और क्यों खरीदी थी सीनरी? वीरेंद्र सहवाग की वो सीनरी थी क्रिकेट में, ठीक है। वो सीनरी क्यों खरीदी थी? क्योंकि मैंने 1-1 रुपए जो मुझे चाचा रोज देते थे, 12 रुपए 12 दिन में, उनको कलेक्ट करके वो खरीद पाया था। मतलब अपने 12 दिन का जो मेरा खाने पीने का जो पैसा होता था उसको मैंने उस पर वो कर दिया। बाकी जो बच्चे थे वो रईस थे, वो लोग ज्योमेट्री बॉक्स देते थे, 30 रुपए 35 रुपए का उस समय आता था ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, वो देते थे। और भी 1-2 गिफ्ट उसके साथ जोड़ देते थे, चॉकलेट्स देते थे। मैं लगभग मुझे याद है 2012 तक तो मैंने चॉकलेट ही नहीं खाई थी। जो आप लोग ये चॉकलेट वगैरह नाम लेते हो ना, ये नहीं खाई। लेकिन 2012 के बाद से शायद मेरी सुबह और शाम बिना चॉकलेट से ही नहीं होती थी, इतनी चॉकलेट खाता था, क्योंकि इतनी चॉकलेट हमारे पास सैंपल में ही पड़ी रहती थी। तो ये चीजें हुई। और इन सज्जन ने क्या किया कि उस बार तो बर्थडे में बुला लिया और देखा अरे यार 12 रुपए का गिफ्ट दिया है, हमारे यहाँ आके 40 रुपए का छोला ठूस गया, 10 रुपए का केक ठूस गया, फलानी वो टॉफी खा लिया, 4 लड्डू भी ले गया। ये इन्होंने सोच लिया। दूसरी चीज क्या हुई कि मैं आज भी, मतलब मेरे को आप लोग अपने घर पे बुलाओगे ना तो एक ही चीज समझ जाओगे कि ये आपने मास्टर को नहीं बुलाया, किसी नौकर को बुलाया है। क्योंकि मैं ड्रेसअप में नहीं चलता हूं, जो है ठीक है, लोअर है लोअर है, टी शर्ट है ठीक है, फटी है गंदी है जैसी ठीक है, चला जाऊंगा। तो ऐसे ही उस समय था, मेरे पास कपड़े ही नहीं होते थे, तो जो भी मेरे पास कपड़ा था लोअर वगैरह वो मैं पहन के चला गया। अब इनकी मम्मी, अरे यार देखो कैसे कपड़े पहन के आ गए, तुम्हारे ऐसे दोस्त कैसे हो सकते हैं, ये बात मैंने सुन ली थी। खैर मैंने उस चीज को अवॉइड किया। जब खाना खिलाने का नंबर आया उन लोगों का तो मैं भी खाने पे बैठ गया। मेरी आदत चम्मच से खाने वाली नहीं है,
कि मैं चम्मच से चावल और पुलाव खाऊं, छोले और वो पुलाव खाऊं, मेरी आदत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि चम्मच कर, क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रहा था। और दूसरी बात क्या है कि मैं खाना किस हाथ से खाता हूँ, उल्टे हाथ से, ठीक है। तो राइट हाथ से मेरी खाने की आदत भी नहीं है, तो उल्टे हाथ से मैं खाना खाता हूँ। तो बाकी बच्चे खा रहे थे, उनकी मम्मी ने देखो, बोली अरे ऐसे खाना थोड़ा ना खाते हैं, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। अच्छा, मुझे मैनर्स का उस समय मतलब नहीं पता होता था, तो मैं इतना चीज तो समझ गया, मेरे को गाली दे रही है। मैं उठा, थाली उठाई, वहीं रख दी, मैंने कहा जय हिंद माते जी, मैं चलता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने आज तक उस सज्जन से बात नहीं की, ना ही उसकी मम्मी से बात की। जब 2012 में मेरा बिजनेस हो गया तो उनकी मम्मी का फिर कॉल आया कि आप आइए हमारे यहाँ बर्थडे में। मैंने कहा नहीं देवी जी अब ठीक है, क्यों, मुझे वो दिन याद है। और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि इसमें मेरी क्लास के सारी बच्चे हंस रहे थे, सारे बच्चे, वो देवी भी हंस रही थी जिनको मैं थोड़ा तरजीह देता था। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये कि उन देवी जी ने मुझे आज तक अपने बर्थडे में भी नहीं बुलाया, जो मेरी क्लास फ्रेंड है। और आज वही देवी जी मेरे को फोन करने के लिए तरसती रहती हैं। शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं उन देवी जी से मुंह पे बोल देता हूं कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वो भेदभाव वाली मानसिकता है। क्योंकि आज आपसे वो लड़का बात नहीं करना चाहता जिसके चक्कर में आप पड़ी थी, आज आप मेरे को ढूंढ रही हो, तो ये है मेरे अंदर। तो आप भी ऐसा रहा करें, भेदभाव रहित पूरी तरह से। और जब रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बनेगा, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनेगा। मे भी हो सकता है आपका कोई एक फ्रेंड ना हो, लेकिन जिसको आप जो सलाह देंगे, सही सलाह देंगे, जिंदगी में वो आगे बढ़ेगा और बन जाएगा अगर कुछ, तो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा और आपका हमेशा सम्मान करेगा। मुझे याद है आज भी कि मैंने जिन जिन को अपने यहाँ से भगाया है, या जो जो लोग मेरे को छोड़ के गए हैं, वो एक ही बात हमेशा कहते हैं हर एक सज्जन से कि उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो जो बोलेगा मुंह से कड़वा तो निकलेगा, लेकिन सत्य बोलेगा, तुम्हारे हित में बोलेगा। उसको लोभ और लाभ का लालच नहीं है, वो निष्काम रूपी काम से आपसे बात करेगा और आपकी प्रगति में ही वो अपनी प्रगति समझेगा। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर जो अपनी प्रगति को ध्यान में न रखकर देश की प्रगति को ध्यान में रखे, केवल और केवल वही इम्पार्शियल हो सकता है, केवल और केवल वही नॉट पार्टनरशिप को शो कर सकता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लो आपसे बोला कि आपका जो भी नाम होगा कि आप इस विशेष जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लीजिए कि आप एक जिले में जिलाधिकारी हैं, ठीक है। उस जिले में एक योजना इंप्लीमेंट होनी है, लेकिन उस जिले में वो जो योजना इंप्लीमेंट होगी, ध्यान से सुनना, वो वास्तव में आपके ही समुदाय के लोगों के अगेंस्ट है और आपको ये पता भी है, लेकिन आपके ऊपर सरकार का प्रतिरोध है, मतलब सरकार का ऊपर से प्रेशर है कि आपको ये योजना इंप्लीमेंट करना ही करना है बिना किसी सांप्रदायिक दंगे के। उस वक्त आप क्या करेंगे? और जो करेंगे उसके पक्ष में अपने तर्क दें। समझ रहे हो? मतलब इस एंगल में तीन बातें देखो क्लियर हो रही। पहला गवर्नमेंट प्रेशर, दूसरा स्कीम, तीसरा आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो स्कीम उस कम्युनिटी के अगेंस्ट है, यानी कि अन्य के वो क्या है, पॉजिटिव हित में। इतनी बातें समझ गए आप? ध्यान से देखना इसको। सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक सिविल सर्वेंट हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, या एग्जामिनर को, इंटरव्यू वाले को कैसे बताना है? बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है आप पे। सिंपल से आप बताइए, सर एक सिविल सर्वेंट की सबसे पहली ड्यूटी और सबसे पहली फंडामेंटल वैल्यू होती है कि वो इम्पार्शियल हो और नॉट पार्टनरशिप हो। उसके दिमाग में दो चीजें हो, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा उसकी लॉ मेकिंग प्रोसेस। और अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर वो स्कीम गवर्नमेंट के पूर्वाग्रह से नहीं संबंधित है, मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है वो उस कम्युनिटी के अगेंस्ट लाने की एक जबरदस्त स्कीम है, लाइक CA NRC,
तो मैं पहले गवर्नमेंट को परसुएट करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट मेरी बातों से परसुएट हो रही है, समझ पा रही है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रही है तो गवर्नमेंट के अन्य ऑफिसर्स को मैं उसको सूचित करूंगा और अपनी बात को फिर से एक या दो बार मनवाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन उसी संदर्भ में मैं सुझाव भी दूंगा कि अगर आप ये करेंगे तो ये फायदे हैं, नहीं करेंगे तो ये नुकसान है। फिर भी अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो मैं गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस स्कीम को इंप्लीमेंट कराऊंगा। और जब मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा तो क्योंकि मैं उस कम्युनिटी के पक्षधर रहा हूं, उस कम्युनिटी से मैं खुद बिलोंग करता हूं, तो उस कम्युनिटी को भी परसुएट करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उस कम्युनिटी को कंट्री के हित को ध्यान में रखकर बताते हुए मैं अपनी बातें करूंगा। दूसरी चीज, जिस कम्युनिटी के लिए वो चीजें की जा रही हैं, उस कम्युनिटी के अंदर ऐसा भाव फील कराऊंगा कि वो दूसरी कम्युनिटी के प्रति ऋणी समझें और उनके साथ मिलके एक हार्मनी क्रिएट करें और पीसफुली इस स्कीम को लॉन्च करें। हाँ, अगर वैसे भी अगर इस स्कीम में कोई गड़बड़ी होगी तो जुडिशरी ऑलरेडी उसकी वैलिडिटी को चेक कर लेगी, वरना मुझे गवर्नमेंट की बात को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। अब आपसे एक और क्वेश्चन तुरंत आएगा, आप गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिसमिस भी तो कर सकते हैं, उसको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि वो भेदभाव से प्रेरित है। तो आप सिंपल सा जवाब देंगे, सर हम एक सिविल सर्वेंट हैं, हमको पब्लिक ने नहीं चुना है, हमारा काम है कि पब्लिक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनी हुई स्कीम को इंप्लीमेंट कराना। इसकी राइट और रॉन्ग के सिचुएशन के सिर्फ दो लोगों के पास बेस हैं, पहला जुडिशरी के पास और दूसरा स्वयं पब्लिक के पास। अगर वो स्कीम गलत है तो पब्लिक 5 साल बाद उसको सत्ता से उतार देगी, अगर वो स्कीम का पर्पस गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसे कोर्ट उसे इनवैलिड करार देगी। तो सर हमारी वहां पे भूमिका नहीं है, वो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। और फिर एक सिविल सर्वेंट की सबसे प्राथमिकता यही होती है कि वो जन सेवकों की बात को सुने, क्योंकि जन सेवक ही वास्तव में रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कार्य और नीति के लिए, हम नहीं। अतः हम तो केवल एक मुलाजिम है सरकार के। हाँ, हम सरकार को एक राय दे सकते हैं, लेकिन सरकार पे हम जबरदस्ती थोप नहीं सकते, क्योंकि सरकार एक चुनी हुई है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर है। दैट्स क्लोज। यहीं पे बात अपनी खत्म कर दो। इतनी सहजता से आपने अगर बात कह दी, कोई निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंचे, कोई डिसीजन आपने नहीं दिया, लेकिन सारे एंगल खोल दिए। यही खोलना होता है, इसी को बोलते हैं एक केस स्टडी। अब कुछ बच्चे बोले ना सर हम तो मन वहीबे, चाहे जो हुई जाइबे, कुछ भी हम ना सुनबे। अरे सुनबे, मन वहीबे, ये सब करबे, ये सब लोकल वाली बात है। आप जब गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको अपने अंदर के क्रोध को रोकना होता है, पैशंस रखना होता है, सही समय सही चीज का इंतजार करना होता है, तब वहां पे फोर्सफुली अटैक करना होता है। और आप विधि की संहिता से बंधे होते हैं, तो इसलिए विधियों के अनुरूप काम करें, संविधान के अनुरूप काम करें, पॉलिसी मेकिंग के अनुरूप काम ना करें, बल्कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के रूप में काम करें। ऐसे आप बात बता देंगे तो आपकी केस स्टडी हो जाएगी। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर लीजिएगा आराम से। बाकी जब केस स्टडी कराऊंगा तो वहां पे हो जाएगा सारी की चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया। अब मैं आपको आगे दो वैल्यू पढ़ाऊंगा, एक इम्पैथी पढ़ाऊंगा, एक सिंपैथी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इम्पैथी और सिंपैथी पढ़ाने के अलावा मैं आपको जो एक वैल्यू और पढ़ाऊंगा वो है निष्पक्षता, ठीक है। मे बी शायद होगा तो निष्पक्षता ही पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं पहले सहानुभूति और आपकी अनुभूति, इन चीज़ों के बारे में कवर कराने की कोशिश करूंगा कि जैसे सहानुभूति और समानुभूति का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप समर्पण के भाव को समझ पाएंगे और निष्पक्षता के भाव को समझ पाएंगे। हालांकि भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता लगभग मिक्स हैं। निष्पक्ष क्यों, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेंगे, तो सिंपल सी बात है, भाव मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे।
तो एज इट इज वही है, बट वही होता है ना, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे मैंने भेदभाव रहित में बोला ना कि हो सकता है आप किसी एक दल को समर्थक करते हो, ठीक है, दूसरे के साथ कुछ करते ही ना हो, तो ये भी एक तरीके का भेदभाव है। तो वही चीजें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप समझ गए, आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अपने हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 में और पार्ट 4 में इम्पैथी और सिंपैथी के साथ साथ निष्पक्षता या इनमें से और कोई और वर्ड मिलेंगे उनको कवर करा देंगे। अर्थात हमारा लगभग एक पार्ट ये वाला आएगा पार्ट 4, फिर लास्ट हमारा पार्ट 5 बचेगा जिसमें सहिष्णुता, संवेदना, वेदना, करुणा, दया, इन सारी चीजों को करेंगे क्योंकि इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इन चीजों को जब कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, हमारी पूरी क्लास कवर हो जाएगी और आप सभी को पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। इसके बाद फिर हम प्रोबिटी को कवर करेंगे। प्रोबिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ईमानदारी, ठीक है। और उसको कवर करने के बाद फिर हम सिविल सेवा में मूल्यों को पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है? फंडामेंटल वैल्यूज, मतलब इतनी वैल्यू होनी ही चाहिए, बाकी और भी वैल्यू हैं जो होने का प्रयत्न करना चाहिए। सिंपल सी बात, जैसे मैं क्या कहता हूं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कुछ बेसिक होने चाहिए फीचर जो मैंने बताए, बाकी इसके अलावा भी बेसिक होना चाहिए और छोटी छोटी चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। वो सब थोड़ा ना हम बताएंगे आपको लिख के, तो वही चीज यहाँ पे है। तो जब उसको हम कवर करा देंगे, प्रोबिटी कवर कराएंगे, वो भी कवर हो जाएगा। फिर आपके लास्ट के केवल 2 टॉपिक एथिक्स में बचेंगे। लास्ट के 2 टॉपिक का मतलब कौन कौन बचेगा? एक तो आइडियोलॉजी वाले टॉपिक बचेंगे और दूसरा आपका केस स्टडी बचेगा, ठीक है। बाकी आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे और हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक सिलेबस अपने टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में और इसके पीडीएफ हम आपको शेयर कर ही देंगे 1-2 दिन में। कुछ दिन का समय दीजिए, या तो मैं आपको जब ये पूरी क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी तब सारी पीडीएफ आपको रिटर्न में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये लिखे जा रहे हैं नोट्स आपके, आप परेशान मत होइए, आपको लिखने की जरूरत बाद में पड़ेगी। तो अब वैसे भी ये काम तो आने नहीं है कहीं पे, ठीक। तो आप लोग सोचोगे सर क्रिकेट का एग्जाम्पल तो दिए ही नहीं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद नहीं था कल, तो मैंने कहा फिर वो गुस्सा आ जाएंगे और क्लास को ही ऑफ कर दें, इसलिए क्रिकेट का वहां से ऑप्शन ही खत्म कर दिया। खैर कोई बात नहीं, और कोई आएगा तो वहां पे हम समर्पण के भाव में या स्पिरिट जो एथिक्स की है, स्पोर्ट एथिक्स, वहां पे फिर आपको कवर करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।